फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये वाली हेडिंग जो है बेसिकली लास्ट आपकी मेन हेडिंग है। इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप टेंशन फ्री होके मेरी वीडियो और नोट्स को रीड करके चले जाना। आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा अगर इसी चैप्टर में से आएगा तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी लास्ट वाली मेन हेडिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले हमने जितना भी किया है सारा का सारा सीक्वेंस में डिस्कस किया जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हेडिंग का ये मतलब है कि हमारी इंडिया की मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्लाइड में ना हम 4 सब हेडिंग को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं डिस्कस करवाऊंगा वैसे वैसे आपको कंसेप्ट बढ़िया डीपली समझ आता रहेगा। तो सबसे पहली हेडिंग है जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो ऑर्गन से मिलके बनी है। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनी है, हमारी आईज होती है, नोज होता है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है। तो वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस हेडिंग में। इस हेडिंग का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। या तो आ जाए आपको एग्जाम में हाँ भी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, या एग्जाम में आ जाए आपको कौन कौन से ऑर्गन्स में पावर डिवाइड है, तो आपने सेम ही लिखना है। तो बेसिकली देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, या दूसरे शब्दों में 3 ऑर्गन्स इन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और उसके बाद है जुडिशरी। इसको समझाता हूँ हाँ भी कौन से ऑर्गन का क्या काम है। जो लेजिस्लेचर होता है ना वहाँ पर हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है वहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो लेजिस्लेचर ने बना दिए लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, मतलब लोगों के ऊपर लागू किए जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूट लॉस, जो लॉस को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को बताना हाँ भी लॉ बन चुके हैं। और लास्ट वन इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, अगर वो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नहीं मानता तो उसको सजा देती है। ये पनिशमेंट टू रूल ब्रेकर, मतलब जो रूल्स ब्रेक करता है उसको सजा देती है। तो ये कौन सी पावर शेयरिंग की टाइप है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पर एक ऑर्गन रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, दूसरा ऑर्गन क्या करेगा, जो बना हुआ रूल्स है लोगों को तक पहुंचाएगा, बताएगा, इंप्लीमेंट करेगा, एंड लास्ट ऑर्गन जो है जो रूल तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ हाँ भी लेजिस्लेचर में कौन होता है, एग्जीक्यूटिव में कौन होता है और जुडिशरी में कौन होता है। लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट होती है जहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। एग्जीक्यूटिव में सारे हमारे पीएम भी आ जाएंगे, सीएम भी आ जाएंगे, और सारे के सारे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाएंगे जैसे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी बहुत सारी कोर्ट्स होती है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से आपने देखना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब जो हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम है उसमें कुछ बातें आपने नोट रखनी है। पहली बात नोट रखनी है, ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन पावर। जो हर ऑर्गन है, तीनों के तीनों ऑर्गन में अपनी अपनी पावर है। पहले क्या होता था, राजे महाराजे का राज होता था, वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, वही इम्प्लीमेंट करते थे, वही सजा देते थे, मतलब जो राजे के मन में आया वही करेगा। नहीं, पर आज के समय में रूल्स एंड रेगुलेशन अलग कोई ऑर्गन बनाता है, इम्प्लीमेंट कोई अलग ऑर्गन करता है, और सजा कोई अलग ऑर्गन देता है। तो ये सारा का सारा तीनों अलग अलग है ताकि किसी एक बंदे के पास पावर ना हो भाई, सीधा सा मतलब है इसका। पहली जो नोट करनी थी बात समझ आ गई। दूसरी नोट करने वाली बात क्या है, आल्सो चेक द पावर ऑफ अदर्स, या ब्रैकेट में लिख दो चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब समझो इस बात को, समाज में अगर कोई राजा राज कर रहा है तो उसको कोई भी चेक करने वाला नहीं है, जो उसको पसंद होएगा वही उसने करना है। पर यहाँ पर जैसे ही ऑर्गन डिवाइड होते हैं पावर शेयरिंग में, जैसे सबसे मेन है जुडिशरी जो सजा देने वाली है। चाहे हमारे मिनिस्टर्स ने भी रूल बनाया ना, वही रूल को फॉलो ना करेंगे ना तो जुडिशरी उनको भी सजा देगी। तो समाज में सभी को बराबरी का हक कौन देती है, जुडिशरी। अगर जुडिशरी होएगी तो सभी को डर होएगा, तो समाज में चेक और बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी, मतलब एक दूसरे को चेक करना और समाज में बैलेंस बनाए रखना। वो कौन से सिस्टम में होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग सिस्टम में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। 2 पॉइंट समझ आ गए। अगला पॉइंट है, नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। कोई भी ऑर्गन है ना, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी है, किसी के पास फुल फ्लेज पावर नहीं होती। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला अलग होएगा, इम्प्लीमेंट करवाने वाला अलग होएगा, सजा देने वाला अलग होएगा। अगर एक ही बंदे के पास पावर आ गई तो वो तो डिक्टेटरशिप हो गई। पर हम डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, हर एक ऑर्गन्स में बटी हुई है ताकि समाज में बैलेंस बना रहे। ये तो थी हमारे ऑर्गन्स की पावर या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें क्वेश्चन क्या बन के आता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पूछ लेंगे हाँ भी कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है, ये तीनों के नाम लिखोगे और
नोट वाली बातें, चेक एंड बैलेंस सिस्टम किसको बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, बस जो मैंने बता दिया आपने वही याद रखना है, बाकी नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद करते हैं सेकंड हेडिंग को डिस्कस, जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, या इसको बोल दो वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब समझो इस बात को, यहाँ पर ना लेवल्स की बात हो रही है। लेवल का मतलब क्या होता है, जब आप वीडियो गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, सबसे पहले आसान लेवल आता है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट आता है, फिर टफ आता है। मतलब पहले आसान था, दूसरा फिर मॉडरेट था, और लास्ट वन इज वेरी टफेस्ट, मतलब हाईएस्ट लेवल था। तो वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपने एक लाइन याद रखनी है, सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल। इसको समझाता हूँ, इसको होल्ड में रखो, पहले इसकी एग्जांपल देख लो। हाँ भी वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। उसके बाद बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। उसके बाद बात आती है लास्ट वन लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये गाँव में बनती है, जैसे सरपंची के इलेक्शंस होते हैं, सरपंच होता है, ग्राम पंचायत होती है। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे। लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, ताकि लोगों की प्रॉब्लम को स्पीडली सॉल्व किया जा सके। जैसे न्याय लेना है किसी गांव के बंदे ने, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है भाई, वो उसका सरपंच ही सॉल्व कर देगा। लोकल गवर्नमेंट समझ आ गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट का अपना अपना सीएम होता है, हर स्टेट की अपनी अपनी जुडिशरी होती है, उसके अकॉर्डिंग भी लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। और लास्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंडिया को चलाती है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें ना याद रखना, इसमें ना पावर कम ज्यादा होती रहती है। अगर नीचे से देखें तो पावर कम होती है, अगर ऊपर से देखें तो पावर सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर थोड़ी सी कम होगी स्टेट से, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर किससे कम होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, जो इंडिया को चलाती है। जो मैंने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब किसी भी गवर्नमेंट के 2 और मोर लेवल होते हैं, जब भी लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार के बहुत सारे लेवल्स हों, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला चैप्टर जो आपका फेडरलिज्म है ना, वो भी बढ़िया तरीके से मैंने डिस्कस करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो। वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर की पूरी लेंथी डिटेल है, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया और वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ आ गया। अब बातें कुछ नोट रखनी है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नोट रखी थी। पहली नोट करने वाली बात क्या है, पावर इन्वॉल्व हायर टू लोअर। यहाँ पर पावर जो इन्वॉल्व होती है ना, वो हायर से लेके लोअर तक होती है। मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सबसे नीचे वाली पावर कौन सी है, लोकल गवर्नमेंट, जो सबसे लोएस्ट पावर होती है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्क अंडर हायर लेवल गवर्नमेंट। जो लोअर लेवल होता है ना गवर्नमेंट का, वो हायर लेवल के अंडर काम करता है। जैसे लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर काम करेगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अंडर का मतलब यहाँ पर नेगेटिव मतलब ले लेना, हाँ अभी कोई सरकार किसी के अंडर काम कर रही है वो तो डिक्टेटरशिप होगी। अंडर का मतलब उसकी गाइडेंस के अंडर काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। आई होप ये वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, हाँ भी वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल के नाम लिख दोगे, या पूछ सकते हैं डिफरेंट बिटवीन वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सारा कुछ आपको नोट्स में बढ़िया मिल जाएगा, आपको और भी कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड मेन हेडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब पावर को शेयर किया जाता है, पॉलिटिकल पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट की द्वारा, किसमें, सोशल ग्रुप्स में। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और ग्रुप का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोग। समाज में रहने वाले लोगों में कैसे पावर को शेयर किया जाता है सरकार की तरफ से, वो सारा का सारा हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस स्लाइड का ना एक ही कीवर्ड है, जिसका नाम क्या है, रिजर्वेशन। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले रिजर्वेशन को समझते हैं, अभी होता क्या है, फिर आगे आपको ये सारी की सारी बातें अच्छी तरह समझ आएंगी जो मैं डिस्कस करवाऊंगा। बेसिकली रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक देश है, कोई भी सोसाइटी है, मेरे को पता है ये टेबल है, बस आपने 2 मिनट के लिए ये मानना है ये कोई टेबल नहीं है, ये कोई भी देश है, सोसाइटी है। उस देश में ना सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हिंदू लोग, जिनकी संख्या है 99%, और सबसे कम लोग रहते हैं इस देश में मुस्लिम लोग, जिसकी संख्या क्या है 1%। यहाँ तक समझ आ गया। अब सोसाइटी में मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की, और माइनॉरिटी किसकी है, मुस्लिम की। मतलब कम संख्या किसकी है, मुसलमानों की, और ज्यादा संख्या किसकी है, हिंदुओं की। अब फंडा ये है कि यहाँ पर ना 5 लोगों को बैठने की जगह है, और यहाँ पर एक ही टेबल है, ये भी आपने दिमाग में रखना है। जैसे कोई 5 लोग उठते हैं तो होटल का गेट दोबारा खोला जाता है, और फिर 5 लोग यहाँ पर खाना खाने को आते हैं, और बाहर होटल में बड़ी सारी भीड़
भीड़ लगी है खाना खाने के लिए। अब स्टोरी को करते हैं शुरू। जैसे पुराने लोग खाना खा के एग्जिट ली उन्होंने, तो गेट दोबारा खोला गया 5 लोगों की एंट्री के लिए। अब समाज में हिंदू लोग ज्यादा है, तो धक्का मुक्की में कौन से लोग आगे होंगे? हिंदू लोग ही यहाँ पर 5 के 5 बैठ के खाना खाएंगे। फिर ऐसे 2-3 बार हुआ, ये हिंदू लोग खा के चले गए, फिर बाहर चले गए, फिर दोबारा से गेट खोला गया, फिर 5 लोग कौन आ गए? हिंदू ही आ गए, क्योंकि समाज में सोसाइटी में हिंदू लोग की संख्या ज्यादा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? मुसलमानों और हिंदुओं में आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को लगेगा हाँ भी हमारे लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, हमको तो सरकार देख ही नहीं रही है, सारा खाना कौन खा रहे हैं? हिंदू लोग ही खा रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया? एक रिजर्वेशन लेके आई, जिसमें क्या होगा? एक सीट मुस्लिम लोगों के लिए फिक्स कर दी, हाँ भी रिजर्व कर दी, यहाँ पर मुस्लिम ही बैठेगा। तो जैसे गेट खोलेगा एक सीट रिजर्व है, चाहे जितनी मर्जी धक्का मुक्की करे, यहाँ पर एक सीट पे कौन बैठेगा? मुस्लिम ही खाने को बैठेगा। इसको बोला जाता है रिजर्वेशन फिक्स कर दी। हाँ भी माइनॉरिटीज के लिए, जिनकी संख्या समाज में कम होती है, उनके लिए रिजर्वेशन सरकार करती है, ताकि सोसाइटी में, ताकि समाज में शांति बनी रहे। तो यहाँ पर एक सीट फिक्स कर दी। अब मुसलमानों को कोई टेंशन नहीं है, अभी जो मर्जी आ जाए, हमारा एक बंदा यहाँ पर तो बैठेगा। तो इसको तो बोलते हैं रिजर्वेशन। अब आगे बात करते हैं कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट में आपने 2 बातें याद रखनी है, यहाँ पर भी 2 आ गया। पहली बात ये याद रखनी है, इन मल्टी एथनिक सोसाइटी लाइक इंडिया, पावर शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक, वीकर सेक्शन और वुमेन्स। मल्टी एथनिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं, वहां पर पावर शेयर की जाती है किसकी फॉर्म में? रिजर्वेशन की फॉर्म में। रिजर्वेशन अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया। रिजर्वेशन सोसाइटी में किसके लिए की जाती है? जिनकी संख्या कम होती है। जैसे है ना यहाँ पर माइनॉरिटी किस में हो सकती है? रिलीजियस में भी माइनॉरिटीज हो सकती है। किसी धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं किसी सोसाइटी में, किसी लोग के कम रहते हैं, जो कम रहते हैं उनके लिए रिजर्वेशन कर दो भाई। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज जो बोलते हैं, कोई धर्म के लोग कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ कम लैंग्वेज बोलते हैं, कम लैंग्वेज बोलने वालों के लिए रिजर्वेशन रख दो भाई। वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन तो नाम से पता चल जाता है, जिनकी संख्या समाज में कम है, उनके लिए रिजर्वेशन रख दो भाई। और वुमेन्स के लिए, वो वुमेन्स अगर समाज में बढ़िया तरीके से सर उठा के चलना चलती है, तो उनके लिए रिजर्वेशन रख दो। आजकल रिजर्वेशन हर जगह इंडिया में देखने को मिलता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन रख दिया माइनॉरिटीज के लिए, बसेस में रिजर्वेशन, रिजर्व सीट्स रखी जाती है माइनॉरिटीज के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, वुमेन्स के लिए, और भी बहुत जगह पर रिजर्वेशन रखी जाती है, ताकि सोसाइटी में लड़ाई झगड़े ना हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ रिजर्वेशन? टू रन द सोसाइटी स्मूथली, गवर्नमेंट रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, इसीलिए रिजर्वेशन को रखा जाता है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रिजर्वेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? बाय रिजर्वेशन माइनॉरिटीज कम्युनिटी ऑफ एनी सोसाइटी गेट ए फेयर शेयर इन द सोसाइटी। रिजर्वेशन के मिलते ही एक फेयर शेयर मिल जाता है सोसाइटी में माइनॉरिटीज को। जैसे फेयर का मतलब क्या है? कोई चीटिंग ना हो। जैसे यहाँ पर टेबल पे एक मुस्लिम की फिक्स कर दी थी ना, तो उसके लिए फेयर हो गया, उसको कोई टेंशन नहीं। रिजर्वेशन रखने से क्या होगा? मुस्लिम कम्युनिटी को ये हौसला हो गया, हाँ भी हमारी सीट एक रिजर्व करके रखी है सरकार ने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसीलिए समाज में रिजर्वेशन या पावर शेयर की जाती है सोशल ग्रुप्स में, ताकि सोशल ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े ना हो। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की और इस कंसेप्ट की लास्ट मेन हेडिंग, उसके बाद हम चैप्टर को करेंगे फिनिश। तो उस 4th हेडिंग का नाम क्या है? पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जो आज के समय में डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी किया जाता है। वो कैसे, मैं आपको पूरा का पूरा इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टी और जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। आज के समय में डेमोक्रेसी में क्या है, कोई राजा महाराजा नहीं होता, सारी की सारी पावर किस में होती है? पॉलिटिकल पार्टीज में ही होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन सी पार्टीज होती है? एक तो रूलिंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? जो इलेक्शन जीत चुकी होती है, सरकार बना चुकी होती है, जो क्या है लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। ऑपोजिशन पार्टी अगले इलेक्शन तक क्या करती है? जैसे सास अपनी बहू की गलतियां नहीं निकालती, वैसे ही वो रूलिंग पार्टी की गलतियां नोट करके रखती है। जब भी इलेक्शन नए आते हैं 5 साल बाद, तो वो लोगों को याद करवाती है, हाँ भाई इन्होंने तो ये वादे किए थे, इन्होंने पूरे नहीं किए, इस बार हमें वोट डालो। पॉलिटिकल पार्टी के इस अरेंजमेंट में 2 पार्टीज होती है, रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है, जो ओपोजिशन पार्टी है, ये कैसे बनती है? बाय चॉइस ऑफ वोटर। तो ये ओपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, किसकी वजह से बनती है? बाय द चॉइस ऑफ पीपल। जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको लोग चूज करेंगे, वही पार्टी क्या बनती है? रूलिंग पार्टी। पावर शेयरिंग का ये वाला अरेंजमेंट डेमोक्रेसी के आने से राजे की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज में पावर सारी की
सारी शेयर हो चुकी है, जिसका बेनिफिट क्या निकल के आया है, पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जो पावर है भाई एक हाथ में नहीं रहती। पहले क्या होता था, राजा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर राजे का बेटे का बेटा आ गया, तो पावर एक ही हाथों में रहती थी, एक ही फैमिली के हाथों में रहती थी। आजकल क्या है, जिसको लोग पसंद करते हैं भाई उसको ही वोट देते हैं और उसके हाथ में ही पावर आती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक बार जीत गई तो सारी उम्र बीजेपी राज करेगी। राज कौन करेगा? 5 सालों के लिए जो लोगों की चॉइस होएगा। आई होप आपको रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन पार्टी और ये बेनिफिट वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी में ना एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट आपके पिछली बार एग्जाम में आया था, इसको ध्यान से समझो। कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। एंड सेवरल पार्टी ज्वाइन हैंड इन द एब्सेंस ऑफ अ मेजोरिटी। जब बहुत सारी पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती है, बहुत सारी पार्टीज से मिलके एक सरकार बनती है, जब मेजोरिटी की एब्सेंट हो, मतलब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो पावर ऐसे भी शेयर होती है अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। पॉलिटिकल पार्टी में हमने रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, बेनिफिट वाली बात और लास्ट में ये कोलिशन गवर्नमेंट वाली बात अच्छी तरह आपने याद रखनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बारे में, इकट्ठा ही डिस्कस करते हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सरकार के बुरे नियम, अगर उन लोगों को लगता है हाँ भी सरकार ने हमारे लिए बुरे नियम बनाए हैं, तो लोग इकट्ठे होकर धरने लगाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको ही प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। और प्रेशर ग्रुप्स क्या लेके आते हैं? मूवमेंट्स लेके आते हैं बहुत सारी, ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे। तो इसलिए प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट का इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में आपने ये याद रखना है, आल्सो रिमेन एक्टिव इन डेमोक्रेसी और पावर शेयरिंग। जो प्रेशर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है या मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी में या पावर शेयरिंग में ये भी एक्टिव होता है। पहले क्या होता था, राजे महाराजे ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिया, उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता था, उस राजा क्या करता था, उसको मरवा देता था। पर आजकल पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट लोगों के पास भी है। वो कैसे है? लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे या नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए। इसीलिए इस चैप्टर में बताया गया कि पावर एक हाथ में नहीं है, डेमोक्रेसी के आने से पावर बहुत सारे हाथों में है, जो हमने पीछे सारे डिस्कस कर लिए। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में आपने अगली बात ये याद रखनी है कि प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय देयर मूवमेंट्स। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सरकार के बनाए हुए डिसीजंस होते हैं या डिसीजन लेने हैं, उसके ऊपर बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है। किसके द्वारा? अपनी अपनी मूवमेंट्स लेके। जैसे ना इसकी एग्जांपल हम किसान आंदोलन से ले लेते हैं। जैसे मोदी जी ने किसानों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए थे और किसानों को ऐसा लगता था हाँ भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया, धरने लगा के वो रूल्स एंड रेगुलेशन वापस ले लिए थे। कुछ ऐसा ही ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप्स, जो अपनी बातों को मनवाने के लिए मूवमेंट्स लेके आता है टाइम टू टाइम। लास्ट बात आपने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में ये याद रखनी है कि प्रेशर ग्रुप्स पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इन पीसफुल मेथड। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ऐसे नहीं है कि वो लोग दंगे करना शुरू कर देते हैं, हाँ भी तोड़फाड़ करना शुरू कर देते हैं। अगर तोड़फाड़ करना शुरू कर देते हैं तो सरकार के पास पूरा का पूरा हक है उस ग्रुप को जेल में डालने का। पर क्या होता है, ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कोई भी प्रेशर ग्रुप्स, वो शांतिमय तरीके से सरकार से अपनी बातों को मनवाने में विश्वास रखते हैं। वो लोग अग्रेसिव नहीं होते, वो लोग ऐसे तोड़फाड़ नहीं करते, पीसफुल मेथड से। और प्रेशर ग्रुप्स में कोई भी, अगर आपको कोई बात सरकार की अच्छी नहीं लगती तो आप एक यूनियन बना के पीसफुल मेथड से सरकार को बता सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपने तोड़फाड़ नहीं करनी। आई होप फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें